नमस्ते दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र बोस हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की नहीं, भारत की आज़ादी की उस ज्वाला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे बुझाने के लिए अंग्रेज़ों ने हर कोशिश की, लेकिन वे उसे बुझा नहीं पाए। ये कहानी केवल मेरी नहीं है। ये कहानी है आज़ाद हिंद फौज INA के हर उस सिपाही की जिसने वर्दी पहनकर भी गुलामी स्वीकार नहीं की। मैं 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में पैदा हुआ। मेरे पिता जानकीनाथ बोस एक वकील थे। घर में अनुशासन था, लेकिन मेरे मन में विद्रोह था। जब मैंने ICS की परीक्षा पास की तो पूरी ब्रिटिश सरकार खुश थी, लेकिन मैंने वही नौकरी ठुकरा दी क्योंकि गुलाम भारत में अफसर बनना मुझे मंजूर नहीं था। मैंने सोचा कि जो शासन अन्याय पर टिका हो, उसकी सेवा अपराध है। अंग्रेज मुझे सबसे खतरनाक नेता मानते थे। 1940 में मुझे नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन 1941 की एक सर्द रात मैं भेष बदलकर घर से निकल गया। कभी पठान बना, कभी मौलवी, कभी व्यापारी। अफगानिस्तान होते हुए मैं सोवियत संघ पहुंचा, फिर जर्मनी गया। मैं हिटलर से भी मिला, लेकिन मुझे समझ आ गया कि यूरोप से भारत आज़ाद नहीं होगा। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जापान एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य को तोड़ रहा था। मैं पनडुब्बी के जरिए जर्मनी से जापान पहुंचा। ये अपने आप में इतिहास की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक थी। जापान ने मुझसे कहा कि वे मुझे सेना देंगे, हथियार देंगे, लेकिन भारत का नेतृत्व मेरा होगा। 16 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। जापान हार चुका था और जर्मनी में हिटलर आत्महत्या कर चुका था। लेकिन मेरी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। मैंने योजना बनाई कि मैं जापान से टोक्यो जाऊंगा और फिर सोवियत संघ से संपर्क कर भारत की आज़ादी को नई दिशा दूंगा। सोवियत संघ एलाइड देशों का हिस्सा था, लेकिन उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा मुझे भारत की आज़ादी में मदद करने की संभावना देती थी। जापान की हार और परमाणु हमलों के बाद मेरी यात्रा कठिन हो गई। जापानी अधिकारियों ने मेरे लिए मित्सुबिशी K-21 बॉम्बर की व्यवस्था की। 17 अगस्त 1945 को मैं बैंकॉक से साइगॉन पहुंचा। विमान में केवल 2 लोगों के लिए जगह थी, इसलिए मैंने अपने भरोसेमंद साथी हबीबुर रहमान को चुना। बाकी INA के सैनिक वहीं रुक गए, क्योंकि विमान में सभी के लिए जगह नहीं थी। शाम 5 बजे विमान ने उड़ान भरी। रात होने से पहले हमने टुरान, दानांग में अनियोजित रुकावट ली। रात को होटल में रुके। पायलट और क्रू ने विमान को हल्का करने के लिए हथियार और मशीन गन उतार दी। अगली सुबह 18 अगस्त को हमने फिर उड़ान भरी। अगला पड़ाव ताइहोकू, ताइपेई था। दोपहर 12 बजे विमान उतरा। 2 घंटे की रुकावट हुई, भोजन और ईंधन भरा गया। दोपहर 2 बजे विमान ने फिर उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों बाद जोरदार धमाका हुआ। विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और उसमें आग लग गई। मैं पेट्रोल से भीग चुका था। हबीबुर रहमान ने मेरी मदद की, लेकिन मैं जान गया था कि मेरी हालत गंभीर है। मुझे नामोन मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ घंटों बाद मेरी मृत्यु हो गई। जब मेरी मृत्यु की खबर फैली तो वो सबसे पहले जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंची। मेरे सैनिकों को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। कई जवान रो पड़े, कुछ गुस्से में थे और कुछ ने कहा कि नेताजी मरे नहीं हैं, वे लौटेंगे। आज़ाद हिंद फौज केवल एक सेना नहीं थी, वो एक विश्वास थी, और उस विश्वास का नाम नेताजी था। जापान की हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज को मिलने वाला सैन्य समर्थन बंद हो गया। हथियार, रसद और प्रशिक्षण सब रुक गया। मेरे सैनिकों के सामने 3 रास्ते थे: लड़ते लड़ते मारे जाना, जंगलों में छिप जाना या आत्मसमर्पण करना। मेरे अधिकांश सैनिकों ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना, क्योंकि अब लड़ाई केवल बंदूक की नहीं, बल्कि कानून और राजनीति की होने वाली थी। अंग्रेज गुस्से में थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को देशद्रोही घोषित किया। मेरे सैनिकों को कैदी और गद्दार कहा गया। हजारों सैनिकों को गिरफ्तार कर हथकड़ियों में भारत लाया गया। अंग्रेजों को लगा कि अगर INA को सजा दे दी गई तो कोई दोबारा बगावत नहीं करेगा, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि वे आग बुझाने नहीं, आग फैलाने जा रहे हैं। 1945 के अंत में दिल्ली के लाल किले में मुकदमे शुरू हुए। कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शाह नवाज खान और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, हिंदू, मुस्लिम और सिख, तीनों एक साथ खड़े थे। तीनों पर एक ही आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ हथियार उठाए। देश भर में इन मुकदमों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। नारे लगे, छात्र सड़कों पर उतर आए, मजदूर हड़ताल पर चले गए
और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों के मन भी बदलने लगे। 1946 में नौसेना विद्रोह, वायुसेना में असंतोष और सेना में बगावत के बीज इसी का परिणाम थे। अंग्रेज डर गए। अगर वे सजा देते तो पूरा देश जल उठता, इसलिए उन्हें मेरे सैनिकों को रिहा करना पड़ा। यहीं से ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि भारत को अब ज्यादा समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। मेरे बिना भी मेरी आज़ाद हिंद फौज आज़ादी की नींव हिला चुकी थी। मेरी असली जीत ये नहीं थी कि मैंने बंदूक उठाई, बल्कि ये थी कि मैंने भारतीयों को ये विश्वास दिलाया कि अंग्रेज अजेय नहीं है। आज़ाद हिंद फौज सैन्य रूप से हार गई, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उसने अंग्रेजों को हरा दिया। मैं मर गया, लेकिन मेरी आज़ाद हिंद फौज नहीं मरी। वो आज भी आपके साहस, आपकी एकता और आपके आत्मसम्मान में जीवित है। याद रखिए, आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज जैसा जज्बा चाहिए। अगर आज भारत आज़ाद है तो उसमें मेरे सैनिकों के खून, पसीने और बलिदान की खुशबू है। जय हिंद।